नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 12 विषय इकोनॉमिक्स खंड खा अध्याय 2 राष्ट्रीय आय लेखांकन भाग 3 है। इसका वीडियो नंबर 3 है, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ। तो राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, इनके विषय में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इसमें नंबर 1 है राष्ट्र की परिभाषा। नंबर 1 है राष्ट्र की परिभाषा। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र शब्द से यह भ्रम हो जाता है कि राष्ट्रीय आय में हम केवल उसी आय को शामिल करते हैं जो एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत प्राप्त होती है, जबकि इसके साथ ही साथ उस देश के निवासियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश पर ब्याज, बैंकिंग, बीमा आदि के रूपों में कमाई गई आय भी शामिल होती है। राष्ट्र की परिभाषा कहने का मतलब है कि देश की सीमाओं के अंदर ही राष्ट्रीय यानी जो आय होती है उसी की गणना होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर में अपना निवेश किए हुए हैं, जैसे बांग्लादेश में कोई निवेश किए है, कोई चाइना में निवेश किए है, कोई पाकिस्तान में निवेश किए है, कोई लंका में निवेश किए है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन आयों को हम छोड़ देते हैं, इनकी भी गणना होनी चाहिए। जो इनसे ब्याज मिल रहा है या इससे जो बैंकिंग सुविधाएं हमको मिल रही है या बीमा जो यानी जो भी व्यवस्थाएं हमने निवेश किया है इसका यानी इसकी भी गणना होनी चाहिए, लेकिन ये छूट जाता है। तो ये राष्ट्रीय आय के मापने की क्या है कठिनाइयां हैं। नंबर 2 में आता है पर्याप्त एवं अविश्वसनीय आंकड़ों का अभाव। नंबर 2 है पर्याप्त व अविश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है। तो अब देखिए, अविश्वसनीय नहीं भैया, विश्वसनीय है। पर्याप्त व विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है। विश्वसनीय आंकड़े हमारे पास नहीं। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उपभोग, उत्पादन, बचत, निवेश, कार्यशील जनसंख्या आदि के संबंध में सही आंकड़े उपलब्ध होना अनिवार्य है। परंतु आज जो अविकसित देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, इनकी मात्रा और मूल्य में कोई आंकड़ा नहीं रखते हैं। ये मात्रा और मूल्य का कोई आंकड़ा नहीं रखते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं। इसलिए उन देशों की क्या है कि राष्ट्रीय आय की जो है गणना करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं भैया। नंबर 3 में है अमौद्रिक अंग है, अमौद्रिक अंग। नंबर 3 है अमौद्रिक अंग। अमौद्रिक अंग क्या है? अल्प विकसित देशों में अनेक व्यापारिक सौदे बिना मुद्रा के ही हो जाते हैं और उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग खेतों से ही बिक जाता। किसान अपने खेत से ही बेच लेता है, वो बाजार तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, या अन्य वस्तुओं से किसान बदल लेता है। तो उत्पादन के इस भाग को मापना कठिन हो जाता है, जिससे सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती है। ये समस्याएं हैं। चौथे में आता है नंबर 4 है व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। नंबर 4 है व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। व्यावसायिक विशिष्टीकरण नहीं है। कार्यों का स्पष्ट रूप से विशिष्टीकरण न होने के कारण यह ज्ञात करना कठिन हो जाता है कि कौन सी आय उद्योगों की है तथा कौन सी आय खेती की है या जो कृषि की है
इससे राष्ट्रीय आय का आकलन करना कठिन हो जाता है, यानी ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए राष्ट्रीय आय का सही से गणना नहीं हो पाती है। बिंदु नंबर 5 है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित वस्तुएं। नंबर 5 है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित वस्तुएं। राष्ट्रीय आय में किन किन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किन वस्तुओं को रखा जाए। ऐसी वस्तुएं जिनका मौद्रिक मूल्य नहीं होता, उनका क्या किया जाए। यदि इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाए तो इन्हें किस प्रकार मापा जाए। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता है, यदि उसको राष्ट्रीय आय में शामिल भी कर लिया जाए तो उसका मापन कैसे हो, उसको किस प्रकार से मापा जाए, ये बहुत बड़ी कठिनाई का विषय है। नेक्स्ट बिंदु बेटा है रीति का चयन। नंबर 6 है रीति का चयन। रीति का चयन क्या है? राष्ट्रीय आय को मापने के लिए एक प्रमुख कठिनाई मापक प्रणालियों में से किसी एक का चयन करने से संबंधित है। आंकड़ों के अनुसार किसी एक प्रणाली को अपनाया जाए या सभी प्रणालियों को एक साथ अपनाया जाए, ये भी एक बहुत समस्या का विषय है। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में ये जो समस्या है ये भी बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न करती है। नेक्स्ट बिंदु है विदेशी फर्मों द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय। विदेशी फर्मों द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय। विदेशी फर्मों से राष्ट्रीय आय को मापने की एक कठिनाई यह भी आती है कि विदेशी फर्मों द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय को उस देश की आय माना जाए या जिसमें वह स्थित है उस देश की राष्ट्रीय आय को माना जाए। तो समस्या ये है कि वो फर्म किस देश की है। मान लीजिए भारत ने अपनी फर्म कहाँ लगाया, लंका में लगाया, अब क्या है कि भारत ने अपनी फर्म जो लंका में लगाया, जो उससे लाभ हो रहा है वो लंका की राष्ट्रीय आय में उसकी गणना की जाए या भारत की राष्ट्रीय आय में उसकी गणना की जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या का विषय है। तो जिस देश में फैक्ट्री लगी है उस देश की राष्ट्रीय आय माना जाए जो उससे लाभ होता है, या जिस देश की वो फैक्ट्री है वास्तव में उस देश की राष्ट्रीय आय माना जाए। सरकारी आय और व्यय। नेक्स्ट बिंदु बेटा सरकारी आय और व्यय। सरकारी आय और व्यय भी एक बहुत बड़ी समस्या है राष्ट्रीय गणना की। तो सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, लगाए गए कर व व्यय द्वारा भी राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई उत्पन्न होती है। विभिन्न देशों में यह एक समान स्थिति नहीं पाई जाती। मानिए भारत में जीएसटी 28% उच्चतम है, कहीं 10% है, कहीं 5% है, तो राष्ट्रीय आय को मापना बड़ा कठिन हो जाए। ऐसे उत्तर प्रदेश में वैट 10% लगा था, अन्य राज्यों में नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 9 है दोहरी गणना की समस्या। बिंदु नंबर 9 है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या। राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक प्रकार की आय को दोबारा शामिल किए जाने का भी क्या रहता है, डर रहता है। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि अंतिम वस्तुओं
की ही गणना की जाए। अंतिम वस्तु क्या है? जो उपभोग, जिसका उपभोग यानी वो बिल्कुल उपभोग के स्तर पर पहुंच गई है। जैसे गेहूं से आटा बना दिया गया, फिर आटा उपभोक्ता के पास पहुंच गया तो अंतिम वस्तु आटा है। लेकिन वही आटा किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया, बिस्कुट बनाने वाले कारखाने को पहुंच गया, तो वो अंतिम वस्तु भी नहीं है। फिर क्या होगा कि वो बिस्कुट अंतिम वस्तु है, तो उसकी आय की जो है तो गणना हमें, यानी बिस्कुट की आय की गणना हमें जो है करनी पड़ेगी। तो अंतिम वस्तुओं की गणना की जाए, तभी जो है संभव दोहरी गणना की जो है समस्या से हम बच सकते हैं। भाई एक बार जैसे हमने गेहूं की आय की जो है तो गणना की, फिर हमने आटा की आय की गणना किया और फिर हमने बिस्किट की, तो यही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन है। नंबर 10 में आता है सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन। सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन से भी राष्ट्रीय आय की गणना में महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोग प्रायः क्या करते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, जो अपनी आय को सरलतापूर्वक सही नहीं बताते और ना तो सही कहीं लिखते हैं, है ना, सही लिखते भी नहीं हैं और सही बताते भी नहीं हैं। और जो लिखते भी हैं तो वह विश्वसनीय नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि वह सही अपनी आय को नहीं लिखते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इन्हीं से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जा, यानी सही नहीं हो पाती है। तो ये राष्ट्रीय आय की गणना में विभिन्न समस्याएं थी। इस वीडियो में बेटा हमने आपको जो है पढ़ाया। अगले वीडियो में इस लेसन का जो शेष भाग है वो आपको फिर लेकर के हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।